चैट रूम के अंदर कि आपको लास्ट चैप्टर नंबर 13 जो पढ़ाया था उसमें डिजीज़ उनकी ट्रिक्स बता दी थी। बाकी होप सो आपके ग्रुप में स्लाइड्स करवा दी होंगी, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड इसके अलावा नॉइस। ठीक है, तो ये सारी स्लाइड्स थी, लेक्स की कैटेगरीज थी, वो समझा दी थी आपको। सर चैट रूम में देखिएगा स्टूडेंट्स ने नहीं, स्टूडेंट्स ने कुछ बताया हुआ ना कहाँ तक कंटिन्यू करा। जी बुक की पीडीएफ बिल्कुल आपको मिल जाएगी। स्लाइड्स करवा दी थी आपको और डिजीज़ वाला टॉपिक जो है वो रहता है। ठीक है, बाकी बुक लाइंस जो है वो आपको बिल्कुल आज मिल रही हैं, आपसे सर जो है वो लिंक शेयर कर रहे हैं। जी सिर्फ ट्रिक्स करवानी थी, ठीक है 2507। ठीक है बेटा। अच्छा डिजीज़ मैंने आपसे पहले ही कहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर एमसीक्यू हम कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, हाउ टू पिक द ऑड वन आउट। Which one of the following is not bacterial disease? And your options are दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए कि कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, कौन सी वायरल डिजीज़ हैं, या कौन सी जो है वो हेलमिंथिक डिजीज़ हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बता रही हूँ। बाकी चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अच्छा लिंक भी शेयर कर दिए सर ने आपसे, तो लिंक को देख लीजिएगा, आपको बुक की लाइंस मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्म में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड लाइंस हैं। ठीक है बेटा। अब इसके लिए जाहिर सी बात है, इतनी सारी डिजीजेस पड़ी हुई होती हैं, आपको मिक्स हो रहा होता है कौन सी वायरल थी कौन सी बैक्टीरियल थी, सब कुछ मिक्स अगर हो रहा हो और अगर अच्छा वाला रट्टा नहीं हो तो कुछ ट्रिक्स को फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा इसका राइट आंसर क्या है, बैक्टीरियल डिजीज हैं सारी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैक्टीरियल डिजीज? द आंसर इज इन्फ्लुएंजा। एक आसान सी टेक्निक याद रखिएगा, एक आसान सी टेक्निक याद रखिएगा होता है। ठीक है, इस तरह की जब कंडीशन होती है, और अगेन क्योंकि वो वायरल डिजीज होती है, जब इस तरह वाली सिवियर कंडीशन होती है तो एक बार आपको हो गया तो आपके घर में सबको वो फैलता जाता है, स्प्रेड होता जाता है फ्लू। तो ऐसा फ्लू जिसमें इतनी सिवियर कंडीशन हो रही हो, आपसे उठकर चला भी नहीं जाए, आपका जिस्म भी टूट रहा हो, आप रोजमर्रा जिंदगी के काम ना कर सकें, इसका मतलब है आपके ऊपर वायरस ने अटैक करा है। बट समटाइम आपने देखा होगा आपको ऐसा फ्लू होता है जो सिर्फ आप ही को होता है, आपसे किसी को फैलता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपकी आईज रेड नहीं होती, आंसू नहीं आ रहे होते, बहुत ज्यादा रनी नोज नहीं होती, और आप रेगुलर एक्टिविटीज भी अपनी यूजुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हुआ क्या कि ऐसा नजला जो आपसे किसी को स्प्रेड नहीं हो रहा और इतनी ज्यादा सिवियर कंडीशन नहीं है, वो किससे हो रहा है, वो बैक्टीरियल अटैक से हो रहा है। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ, अगर कभी भी बैक्टीरियल और वायरल डिजीज में थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये जहन में रखिएगा, वायरल डिजीज हमेशा होती है सिवियर। अच्छा अब आपने याद क्या रखना है, आपने याद रखना है अगर हमने पढ़नी है वायरल डिजीजेस, तो वायरल डिजीजेस को याद रखने के लिए ठीक है, वायरल डिजीजेस इनको याद रखने के लिए आप एक वर्ड जहन में रखेंगे, एंड दैट वर्ड इज चेयर, CHAIR।
ये वर्ड आपको जहन में रखना है, इसके अंदर आ रही है आपके सिलेबस की सारी वायरल डिजीजेस। फॉर एग्जांपल सी फॉर चिकन पॉक्स, और आप बोलेंगे मिस सी फॉर तो कोलेरा भी आता है, सी एच फॉर ही, ठीक है, चिकन पॉक्स। तो आपको कैसे याद रहेगा कौन सी बैक्टीरियल डिजीज थी और कौन सी वायरल डिजीज थी? अभी मैंने आपको एक स्टोरी सी बताई कि जब भी डिजीज सिवियर हो, फॉर एग्जांपल जब हम चिकन पॉक्स की बात करते हैं तो ये स्प्रेड होती है, ठीक है, ये कंटेजियस डिजीज है, ये एक से दूसरे को लगती है, और ज़्यादातर ये देखा गया है अगर बहन भाइयों में से किसी एक के हो जाए तो दूसरों को स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिवियर है और स्प्रेड हो रही है। तो आपने याद रखना है जो चिकन पॉक्स वाली डिजीज है, C4 वाली चिकन पॉक्स, वो बेटा कैसी है, वो वायरल डिजीज है। जबकि एक और डिजीज आपके सिलेबस में दी हुई है C फॉर कोलेरा या CH फॉर कोलेरा। तो कोलेरल डिजीज कौन सी डिजीज है, ये है बैक्टीरियल, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपने याद क्या रखना है, H फॉर अच्छा हेपेटाइटिस, A फॉर एड्स, और एड्स को तो आपको सर इरफान ने भी पढ़ाया होगा, I फॉर इन्फ्लुएंजा, और आपने वहाँ सारी उसकी सिम्टम्स पढ़ी होंगी। अच्छा, अगेन आपने यहाँ क्या याद रखना है, कॉजिंग एजेंट को याद रखना है, और R फॉर है रेबीज, ठीक है। अब कॉजिंग एजेंट क्या क्या है, बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं और इन्फ्लुएंजा की, तो ये होता है ABC वायरस से, और इन्फ्लुएंजा भी होता है ABC वायरस से। फिर चिकन पॉक्स जिस वायरस से होता है इसका बड़ा ही खास नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस, या आप याद रख सकते हैं VZ वायरस, ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस या VZ वायरस, ऐसे याद रखिएगा। एड्स आप सबको पता है कौन से वायरस से होता है, ये होता है HIV से, और रेबीज इससे मिलता जुलता ही है इसका कॉजिंग एजेंट रेबीज वायरस। तो बेसिकली आपने क्या करना है, ऑड वन को आउट करना है। आपको याद होना चाहिए वायरल में कौन कौन सी पड़ी थी और बैक्टीरियल में कौन कौन सी पड़ी थी। उसके बाद है बेटा बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज की जब हम बात करते हैं तो आपने इसके लिए एक सेंटेंस जहन में रखना है। इन व्हाट इज दैट सेंटेंस, वो सेंटेंस है बैक्टीरियल chalk needs to tie। ठीक है, अब इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, लेकिन इस सेंटेंस से आपको डिजीज याद रहेगी। बैक्टीरियल इस सेंटेंस के अंदर इंडिकेट कर रहा है, बेटा आपने बैक्टीरियल डिजीज इससे याद रखी हुई है। फिर चॉक में CH, नीड्स का नी, टू का टू और टाई का टाई, इससे आपने क्या याद रखना है, चॉक का CH इसका मतलब है कोलेरा, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया चिकन पॉक्स जो है वो स्प्रेड होती है तो वो वायरल है, और ये वाला जो C है वो कोलेरा के लिए है, दैट इज हेजा। आपने पढ़ा होगा, डॉक्टर इरफान ने आपको पढ़ाया होगा कि जब बहुत ज़्यादा सिवियर डायरिया कंडीशन होती है तो उसको हम कहते हैं कोलेरा, और विद इन 24 आवर्स अगर उसका ट्रीटमेंट ना हो तो इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिवियर इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो सिवियर डायरियल कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कोलेरा। इसके अलावा नीड से नी से हमने यहाँ पर लिया है निमोनिया, टू फॉर ट्यूबरक्लोसिस या TB, और बेटा टाई फॉर टाइफॉइड, ठीक है, जैसा साउंड है उसका स्टार्टिंग लेटर्स का बिल्कुल वही डिजीज की स्टार्टिंग प्रोनाउंसिएशन है, ठीक। अगेन इसमें भी आपने क्या याद रखना है, कॉजिंग एजेंट कोलेरा है, टेबल बना हुआ है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, सिर्फ डिजीज के नेम इंडिकेट कर रही हूँ। कैसे याद रखना है आपने, बैक्टीरियल चॉक्स नीड टू टाई। कोलेरा किससे होता है, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरियम से होता है। निमोनिया किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। आप में से बहुत सारे इंडिविजुअल जो हैं या स्टूडेंट्स वो इसको प्रोनाउंस करते होंगे स्ट्रेप्टोकोकस, तो जो भी प्रोनाउंस करें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी,
मिलता जुलता ही नाम है। फिर ट्यूबरक्लोसिस आपको पता है एमटी से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और टाइफाइड किससे होता है? अगर जर्नल दिया हुआ होगा तो आप जर्नल याद रखेंगे। ज्यादातर टाइफाइड होता है साल्मोनेला स्पीशीज से, ठीक है, साल्मोनेला स्पीशी। और सम टाइम आपको कॉजिंग एजेंट प्रॉपर दिया हुआ होता है साल्मोनेला टाइफोसा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ये तो हो गई बैक्टीरियल। और वायरल डिजीजेस आप चाहें तो इसका एसिड कैप्चर कर सकते हैं 2304, थैंक यू सो मच, ठीक है। इसका एसिड कैप्चर कीजिएगा ताकि मैं इस एमसीक्यू को यहाँ से इरेज करके फिर बाकी आपको डिजीज जो थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं वो बता दूं। थैंक यू 2325, थैंक यू सो मच। एक्चुअली होता क्या है, आप सबका रट्टा बहुत अच्छा होता है, बायो के सारे स्टूडेंट्स का होना भी चाहिए, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात हम भूल जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपकी मिस ने भी बहुत अच्छा वाला रट्टा लगाया हुआ होता है, अपने टाइम पे भी लगाया था, लेकिन सम टाइम हम भी भूल जाते हैं। तो ये कुछ स्मार्ट ट्रिक्स होती हैं, सेंटेंस होते हैं जिससे हम याद रखते हैं कि ये चीज़ें थी। VZ stands for varicella zoster virus, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है VARICELLA, वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। VZ भी याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा VZ वायरसेस। होप सो आपने MCQ का स्क्रीनशॉट कैप्चर किया होगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटोजोअल डिजीजेस या प्रोटोजोन कॉजिंग डिजीजेस, तो उनको भी कर लेते हैं ताकि आपको वो भी याद रहें। ठीक है बेटा, इसके लिए आप जो सेंटेंस याद रखेंगे, अगेन किसी भी सेंटेंस का कोई सेंस नहीं है, सिर्फ आपने इसको ट्रिक के तौर पर याद रखना है, क्योंकि बायो के अंदर निमोनिक्स बहुत कम होते हैं। आप मिस की बात पर आपको यकीन नहीं आए, आप सर्च करके देख लीजिएगा, सिवाय एनिमेलिया और प्लांटी, वो भी इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। एनिमेलिया और प्लांटी, इनके अलावा आपको कहीं भी ट्रिक्स और निमोनिक्स नहीं मिलते। इवन बायो एनर्जेटिक्स का भी आपको बहुत सर्च करना पड़ेगा, कितना भी नेट पर सर्चिंग कर ले नहीं मिलेगा। तो यही ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा। और यहाँ प्रोटोजोअल डिजीजेस, इसके लिए आपने जहन में रखना है सेंटेंस मैम, और मैम को मैंने रखा है गैप के साथ, मैम लेट्स ट्राई, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैम का MA है, MA फॉर मलेरिया, और मलेरिया का तो कॉजिंग एजेंट बताने की जरूरत नहीं है आप सबको पता है कॉजिंग एजेंट क्या है और इसका ट्रांसमिटिंग एजेंट क्या है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ट्रांसमिटिंग एजेंट डिफरेंस है। कॉजिंग एजेंट जिस बैक्टीरिया, जिस वायरस के, जिस भी एजेंट की वजह से वो डिजीज हो रही है और उसको आपकी बॉडी तक मुंतकिल किसने करा, ट्रांसमिटिंग एजेंट। आया पानी ने करा है, आया एयरबॉर्न ड्रॉपलेट के जरिए ट्रांसफर हुआ है, या आया जो है वो कंटामिनेटेड फूड से ट्रांसफर हुआ है, या किसी चीज के बाइट करने से ट्रांसफर हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिटिंग एजेंट, ठीक है। तो आपकी बुक में जो टेबल दिया हुआ है उसमें मैंने हाईलाइट करा हुआ है ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कॉजिंग एजेंट वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बेटा AM फॉर अमीबिएसिस, अमीबिएसिस अमीबा से होने वाली डिजीज, और इसमें खास तौर पर कॉजिंग एजेंट क्या होता है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, जिससे होती है डाइजेंट्री या फिर पेचिश भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो इससे होता है डाइजेंट्री, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। डॉक्टर बनेंगे तो जरूरी नहीं है आपके पास सारे जो हैं वो बहुत ही कोई
स्टैंडर्ड वाले एरिया से पेशेंट आ रहे हो, बाज़ औक़ात बहुत लो लोकेलिटी से भी आ रहे होते हैं, तो आपको उर्दू की टर्म्स भी आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसका कॉजिंग एजेंट क्या है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका या ई हिस्टोलिटिका। उसके बाद है बेटा लेट्स। लेट्स मीन्स यहाँ पर हमने क्या लिया है? लेट्स का LE लिया है, और LE फॉर लेशमेनिएसिस। और फाइनली लास्ट में है ट्राई। ट्राई मीन्स ट्राई पैनोसोमिएसिस, ठीक है, ट्राइपेनोसोमिएसिस। अच्छा, लेशमेनिएसिस कॉजिंग एजेंट मिलता जुलता है लेशमेनिया, और ट्राइपेनोसोमिएसिस कॉजिंग एजेंट मिलता जुलता है ट्राइपेनोसोमा। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या याद रखना है? दोनों का ट्रांसमिटिंग एजेंट जो ट्राइपेनोसोमा है ये ट्रांसमिट होता है बाय द बाइट ऑफ सी फ्लाई। यहाँ पर टी होता है साइलेंट, ठीक है, टी फॉर ट्राइपेनोसोमिएसिस एंड टी फॉर सी फ्लाई। तो आपने याद रखना है ट्रांसमिटिंग एजेंट। इसी तरह से लेशमेनिया ये किससे ट्रांसमिट होता है? ये ट्रांसमिट होता है सहराई मक्खी से, या आप कह सकते हैं सैंड फ्लाई। तो सैंड फ्लाई के बाइट से ट्रांसमिट होता है लेशमेनिया स्पीशीज, जो कॉज करती है लेशमेनिएसिस। अब बहुत सारी डिजीज वो हैं जो आपने या फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है या सेकेंड ईयर में, लेकिन आपने ट्राइपेनोसोमिएसिस और लेशमेनिएसिस नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। क्योंकि ये नहीं पढ़ा हुआ इसलिए मैं ये आपको बता देती हूँ इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, बहुत जर्नल सिम्टम्स बता देती हूँ जस्ट फॉर नॉलेज। अगर हम ट्राइपेनोसोमिएसिस की बात कर रहे हैं तो बेटा इसमें होता है स्किन रैश, जैसे मीजल्स में होता है ना, उस तरह से स्किन के ऊपर रैश आना शुरू होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सिवियर सर में दर्द होता है, हेडेक्स बहुत होते हैं इसमें। और इसके अलावा इसमें क्या होता है? जो लिम्फ नोड होती हैं उनकी स्वेलिंग, ठीक है। एक और सिम्टम लिख देती हूँ यहाँ पर, एल नोड, लिम्फ नोड की स्वेलिंग। तो ये सारी अलामात किसकी हैं? ट्राइपेनोसोमिएसिस की। बिल्कुल उसी तरह से आपने क्योंकि लेशमेनिया भी नहीं पढ़ा हुआ तो इसमें याद रखिएगा इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इसमें होता है बेटा स्किन अल्सर्स, ठीक है, स्किन अल्सर्स होते हैं इसमें। इसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ पर ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, और यहाँ आपको मिलेगा सम टाइम नोज ब्लीडिंग, ठीक है, बाज़ औक़ात नोज से ब्लीडिंग भी होती है। और ये किससे होता है? ये होता है सैंड फ्लाई से। होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्यों आ रहा है ब्लड? हिल रहा है, ये वाला बंद कर दे, वो वाला चला दें। माइक खुला है। हम वर्म की डिजीज़ कर लेते हैं यहाँ पर। जो आसान है वो नहीं करवा रही, जो ज़्यादा डिजीज़ हैं सिर्फ वो बता रही हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर हेलमिंथिक डिजीजेस। अच्छा, बायो के अंदर आप जहाँ पर भी बेटा पढ़ेंगे हेलमिंथिक, हेलमिंथिक का मतलब होता है एनी सॉर्ट ऑफ वर्म्स, कीड़े, ठीक है, चाहे वो फ्लैट वर्म्स हों, चाहे वो सेगमेंटेड वर्म्स हों, चाहे वो राउंड वर्म्स हों। तो बेटा ये जो हेलमिंथिक डिजीजेस होती हैं ये कौन सी डिजीजेस हैं? दीज आर डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय वर्म्स, ठीक है, कीड़ों से। अब यहाँ पर आपने याद क्या रखना है? इसके लिए आपने एक सेंटेंस याद रखना है, हाय टीना एंटर ऐसे, ठीक है। अब इसका भी अगेन कोई सेंस नहीं है, सिर्फ आपने याद रखना है हाय टीना एंटर ऐसे हो जाओ, हो जाओ को हटा दें तो हाय फॉर
hydatid disease. Tina means teniasis. Enter for enterobiasis. एंड ऐसे में आपने एस लेना है, एस फॉर एस्कैरिएसिस। ठीक है, अब इसको वन बाय वन थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। हाइड्रेटेड आपने नहीं पढ़ा हुआ होगा, बाकी सारी तो बड़ी कॉमन है। ठीक है, अगर हम हाइड्रेटेड डिजीज की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, जो डॉग टेप वर्म होता है, अगर हम डॉग टेप वर्म के सिस्ट को खुदा ना खास्ता इनगल्फ कर लें, अब कैसे कर सकते हैं, अगर वाटर कंटामिनेटेड है, फूड कंटामिनेटेड है, तो उसके अंदर क्या होंगे, उसके अंदर सिस्ट होंगे। किसके सिस्ट होंगे, डॉग टेप वर्म। ठीक है, डॉग टेप वर्म के अगर सिस्ट हैं तो वाटर को कंटामिनेट कर रहे हैं, फूड को कंटामिनेट कर रहे हैं। जब आप ऐसे पानी को या ऐसी फूड को कंज्यूम करते हैं तो होता क्या है, आपका स्टमक अपसेट होता है और उसके बाद डायरियल कंडीशन होती है, वॉमिटिंग कंडीशन होती है। ठीक है, सो ये डिजीज क्या कहलाती है, हाइड्रेटेड। मैंने आपको 2 सिम्टम्स बताए हैं, बहुत जर्नल बात कर रही हूँ यहाँ पर। कौन कौन से सिम्टम्स बताए, एक स्टमक अपसेट होगा और सेकंड कंडीशन क्या होगी, डायरियल कंडीशन होगी। किस चीज के सिस्ट को, सिस्ट क्या होता है, बहुत ही आसान करके अगर अभी समझें तो सिस्ट का मतलब होता है लार्वल कंडीशन। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा बायो के अंदर, ये इस तरह की एग की कंडीशन है, उसने अपने आप को एनवेलप कर लिया, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज सिस्ट। तो आपने इसके लिए वर्म डिजीजेस के लिए याद रखना है हाई टीना एंटर ऐसे। ठीक है जी, ऐसे कैप्चर कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा SN2510, मैं पहले इसको आपके जो रेलिवेंट टीचर हैं उससे डिस्कस करूंगी, फिर आपको ज़रूर बता दूंगी और आप उनसे भी डिस्कस कर लीजिएगा। अगर वो आपको बता दें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पहले जो रेलिवेंट टीचर हैं उनसे बात कर लें और अगर वो आपसे कहें कि हाँ मुझसे पूछ लें तो फिर बिल्कुल बता दूंगी। हाइड्रेटेड के नीचे क्या लिखा है, हाइड्रेटेड के नीचे लिखा है सिस्ट और डॉग टेप वर्म। डॉग टेप वर्म, डॉग के अंदर टेप वर्म अलग होता है, इसी तरह से ह्यूमन का टेप वर्म अलग होता है, पॉर्क टेप वर्म अलग होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना टीनिया सोलियम, टीनिया सेगिनेटा। जो टीनिया सोलियम होता है दैट इज द पॉर्क टेप वर्म, और जो टीनिया सेगिनेटा होता है दैट इज द ह्यूमन टेप वर्म। ये मैं पढ़ाऊंगी तो वहां बता दूंगी। उर्दू में क्या लिखा है, उर्दू में तो बहुत आसान कुछ लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ देखिएगा, टीनिएसिस, टीनिएसिस ये स्पेल ये होती है इसकी, टीनिएसिस। ठीक है, टीनिया सेगिनेटा, टीनिया सेगिनेटा अगर किसी की बॉडी के अंदर है, टेप वर्म किसी की बॉडी के अंदर है तो बेटा उसकी वजह से जो बीमारी होती है दैट इज टीनिएसिस। और इसी तरह से एंटेरोबियसिस, अच्छा एंटेरोबियसिस पिन वर्म से होता है, एंटेरोबियस वर्मिक्यूलरिस। ठीक है, होप सो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। एंटेरोबियसिस कौन सी डिजीज है, एंटेरोबियसिस वर्मिक्यूलरिस उससे होता है। और एस्कैरियोसिस तो आपने पढ़ा हुआ होगा, जब एनीमिलिया पढ़ाऊंगी वहां पर समझाऊंगी ये डिजीजेस, इसलिए सिर्फ गो थ्रू कर लीजिएगा इसको। राउंड वर्म अगर किसी बच्चे के अंदर है, उसकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है, तो या तो वो बहुत ज़्यादा खाता है या फिर बहुत ही कम खाता है, तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, एस्कैरियोसिस। ठीक है, ट्राइपेनोसोमा के ऊपर लिखा हुआ है स्किन रैश, हेडेक्स एंड लिम्फ नोड स्वेलिंग। लिम्फ नोड आपको पढ़ाया होगा ना डॉक्टर इरफान ने ट्रांसपोर्ट चैप्टर के अंदर, लिम्फ नोड स्वेलिंग। एक्चुअली बेटा मैं बोलती तो हूँ लेकिन 2, 3, 5, 7, लेकिन हम कोशिश करते हैं जिन ग्रुप्स में हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स में हम अपनी दे दें, क्योंकि हर टीचर जो रेलिवेंट टीचर होते हैं वो अपना अपना कुछ काम दे रहे होते हैं, फिर कभी वो बुरा माने। ठीक है, इसलिए नहीं देते ग्रुप के लिए, सिर्फ आपको मॉर्निंग शिफ्ट में ही दे देते हैं।
एंटेरोबियसिस को रिपीट कर दूं, मैं बिल्कुल रिपीट कर देती हूँ राबिया, एंटेरोबियस वर्मिक्यूलेरिस, ठीक है, एंटेरोबियस वर्मिक्यूलेरिस पिन वर्म होता है और अराउंड एनल ओपनिंग सिवियर इचिंग होती है एट नाइट टाइम। वो बच्चे जो मीठा बहुत खाते हैं, ठीक है, पिन वर्म जब मीठा बहुत खाते हैं तो एनल इचिंग को हम क्या कहते हैं, एंटेरोबियसिस, ठीक है, बीमारी होती है एंटेरोबियसिस और किसकी वजह से हो रही है, एंटेरोबियस वर्मिक्यूलेरिस। अब आपने अच्छा वाला रट्टा लगाना है इसका, एंटेरोबियस वर्मिक्यूलेरिस, ठीक है। अच्छा जी, होप सो ये क्लियर हो गया होगा, ट्रिक्स आपको बता दी हैं। और एक जो है वो न्यूट्रिशनल डिजीज की ट्रिक भी है, उसको भी सुनते जाइए, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नो बिग सीरियस रिस्क, ठीक है, नो बिग सीरियस रिस्क, न्यूट्रिशनल डिजीज। नो बिग सीरियस रिस्क, ऐसे आपने याद रखना है इसको। नो फॉर नाइट ब्लाइंडनेस, बी फॉर बेरी बेरी, डिजीज का नाम है, ठीक है। एस सी स्कर्वी और रिस्क फॉर रिकेट्स। और सीक्वेंस में मैंने आपको लिखवाया है, ये होता है विटामिन ई की डेफिशिएंसी थे, ये होता है बी, ये सी और ये डी। तो ए बी सी डी आपने सीक्वेंस में याद रख लेना है, ये विटामिन का सीक्वेंस बनेगा। नो बिग सीरियस रिस्क। क्यों क्लियर नहीं है बच्चों को? ठीक है बेटा, न्यूट्रिशनल डिजीज, इसके लिए ये एक सेंटेंस याद रखेगा और उसके बाद हो गया ऑलमोस्ट चैप्टर एंड। बाकी सारी डिजीजेस आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई हैं। अच्छा, इसी तरह से प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग जो है, ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच 2303। तो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग का याद रखिएगा, पी के, ठीक है, पी फॉर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग एंड के फॉर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। उससे याद रहेगा आपको प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, पीके, इससे याद रखिएगा। और इसी तरह से जी आई याद रखिएगा, ग्वाइटर, ग्वाइटर होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। बेटा फंगल इसलिए नहीं करवाया, फंगल 3 है और बहुत ही आसान है, टीनिया पेडिस, टीनिया कॉर्पोरिस, ठीक है, तो वो आपको याद ही रहता है, ठीक है, इसलिए नहीं करवाया, 3 है और सारी जो हैं वो एक ही तरह से डर्मेटोफाइट से होती हैं। हालांकि अलग अलग जो है वो कॉजिंग एजेंट है, लेकिन आपके सिलेबस में आपके लेवल के ऊपर सिर्फ दिया हुआ है डर्मेटोफाइट्स, ठीक है, टीनिया पेडिस, टीनिया कॉर्पोरिस एंड टीनिया वर्सिकलर। इसमें कॉमन नेम याद रखिएगा, जो टीनिया पेडिस है, पेडिस से याद रखिएगा पैड, एंड पेडिस से आता है एथलीट फुट्स, ठीक है, तो टीनिया पेडिस एथलीट्स फुट है और टीनिया वर्सिकलर उसका कोई कॉमन नेम नहीं है, एंड टीनिया कॉर्पोरिस दैट इज द रिंग वर्म, और सारी किससे होती हैं, डर्मेटोफाइट से। अच्छा, मैंने पीके का भी बता दिया, जी आई भी बता दिया, जी फॉर ग्वाइटर और आई फॉर आयोडीन की डेफिशिएंसी से। जब आपकी मदर आपको बुलाती हैं, गर्ल्स के लिए कह रही हूँ, तो आप लोग बोलते हैं जी आई, ठीक है, तो जी आई उससे याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। एनीमिया आप सबको याद ही होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। और इसके अलावा टूथ डीके का याद रखिएगा, टू फास्ट, टूथ डीके का याद रखिएगा, टू फास्ट, टी फॉर टूथ डीके और फास्ट फॉर फ्लोराइड, ठीक है, तो फास्ट फॉर फ्लोराइड ऐसे याद रहेगा, जी आई, इसके अलावा पी के और टू फास्ट, तो इससे ये 3 चीजें आपको याद रहेंगी। और एनीमिया याद ही होता है आयरन की डेफिशिएंसी से। और इसके अलावा 2 टर्म्स ध्यान में रखिएगा, एक मैंने अभी आपसे कहा था कंटेजियस, कंटेजियस का मतलब होता है स्प्रेडिंग डिजीज, डॉक्टर इरफान ने भी पढ़ाया होगा आपको, वैसे भी आपको पता होगा, जिसको कहा जाता है छूत की बीमारियां, ठीक है, जो स्प्रेड होती हैं पर्सन टू पर्सन, चाहे वो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से हो, चाहे वो एरोसोल से हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस, ठीक है, ये भी क्या है, कंटेजियस है,
क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन भी स्प्रेड हो रहा है और ये एयर बॉर्न ड्रॉपलेट से भी स्प्रेड होता है। तो ये सारी डिजीज कौन सी होती है? कॉन्टेजियस। ठीक है, इसी तरह से आपकी बुक में टर्म यूज हुई है कॉन्जेनाइटल एंड नॉन कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है इनबॉर्न डिजीजेस, जैसे फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया, फॉर एग्जांपल एल्बिनिज्म। ठीक है, एल्बिनो जो इंडिविजुअल्स होते हैं, तो बेटा ये तमाम डिजीजेस इनबॉर्न होती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? कॉन्जेनाइटल। और कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो इनबॉर्न नहीं होती, एज के साथ साथ उसका रिस्क फैक्टर बढ़ता जाता है, उनको हम कहते हैं नॉन कॉन्जेनाइटल। तो जितनी भी ऐसी टर्म्स थी जो थोड़ी सी मुश्किल थी, आपको वो भी एक्सप्लेन कर दी है। होप सो आपको क्लियर हुई होंगी सारी चीजें। चैप्टर हो गया है वाइंड अप, चैप्टर हो गया एंड, और अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9। कुछ नहीं, एक टॉपिक तो कंप्लीट कर लेते हैं उसका जल्दी से। चैप्टर नंबर 9, दैट इज दी बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी में बेटा आज हम डिस्कस करेंगे RDNA टेक्नोलॉजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कहूँ तो गलत नहीं होगा। ठीक है, RDNA टेक्नोलॉजी। फिर कह रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इवोल्यूशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बायोटेक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट ईयर जब बच्चों को पढ़ाया था उससे पहले एक एक क्वेश्चन आया करता था, एक या हार्डली 2 क्वेश्चन आ गए। लास्ट ईयर 7 से 8 क्वेश्चन आए थे बायोटेक से, और इसी तरह 7 से 8 क्वेश्चन आए थे इवोल्यूशन से। सारा कुछ ऐसा लग रहा था इवोल्यूशन से दिया हुआ है, बायोटेक से दिया हुआ है, और होम्योस्टेसिस से दिया हुआ है। होम्योस्टेसिस का भी कुछ इसी तरह का वेटेज था, 7 to 8 क्वेश्चन थे होम्योस्टेसिस से। आपने होम्योस्टेसिस भी इन डिटेल पढ़ा है, हर लिहाज से आपको पढ़ाया है। लास्ट के 2 टॉपिक्स रहते हैं वो पढ़ा दूंगी इंशाल्लाह। फिजिकल स्टार्ट होता है तो उसी में कर लेंगे उसको कंटिन्यू। इसी तरह से इवोल्यूशन इन डिटेल पढ़ाया है, कोई एक MCQ छोड़कर नहीं आएंगे आप लोग, क्योंकि बहुत अच्छे से करवाया है। और बायोटेक भी आपको इन डिटेल ही कराऊंगी। ठीक है, बायोटेक में RDNA टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है बेटा? रिकॉम्बिनेंट DNA, रिकॉम्बिनेंट DNA। अब मैं यहाँ पर आपको कोई हिस्ट्री नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ, जैसे हमेशा आपको चैप्टर का इंट्रो देती हूँ, टाइम नहीं है तो इतना याद रखिएगा। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या बायोटेक्नोलॉजी है, ये ह्यूमन की वेलफेयर के लिए ही काम कर रही हैं साइंस की ब्रांचेस, बायो की ब्रांचेस। और इससे हम क्या कर सकते हैं? अपनी रिक्वायर्ड डिजायर्ड प्रोटीन को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही है, हम इंसुलिन को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसी तरह से हम ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं हम अपनी वेलफेयर के लिए। ठीक है, RDNA टेक्नोलॉजी क्या होती है? रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इसके स्टेप्स क्या होते हैं? अच्छा ये भी याद रखिएगा, इसमें जो रिकम्बाइन करते हैं, रिकॉम्बिनेंट नेम ही इंडिकेट कर रहा है, रिकम्बाइन करना या फिर मिक्स करना, 2 चीजों को कंबाइन करना। अब ये जो 2 DNA होते हैं, ये होते हैं 2 अलग अलग सोर्सेज से। आपने याद रखना है RDNA टेक्नोलॉजी के अंदर 2 DNA यूज होते हैं, इनको कंबाइन करा जाता है, और जो मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम कहते हैं RDNA, ये होता है 2 डिफरेंट सोर्सेज से। यहां लिख रही हूं मैं, ठीक है बेटा। उसके बाद है यहाँ पर स्टेप्स। तो स्टेप्स क्या क्या होते हैं? सुपरफिशियल स्टेप्स लिख रही हूँ, आपकी बुक वाले नहीं लिख रही, आपकी बुक वालों के भी मीनिंग यही बनते हैं। ठीक है, नंबर 1 है कंस्ट्रक्शन, या फिर आप कह सकते हैं इसको प्रिपरेशन। कंस्ट्रक्शन और प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज RDNA, रिकॉम्बिनेंट DNA। ठीक है, उसके बाद है बेटा यहाँ पर इंसर्शन, नेक्स्ट है यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन,
और लास्ट वन है यहाँ पर सिलेक्शन या फिर स्क्रीनिंग। ठीक है, ये 4 स्टेप्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन RDNA टेक्नोलॉजी। ये भी आपने याद रखना है कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है RDNA मॉलिक्यूल को कंस्ट्रक्ट करना। अब ये जो कंस्ट्रक्ट करना है इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स विच आर नीडेड फॉर फर्स्ट स्टेप। मैं यहाँ लिख रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ बहुत सिंप्लीफाई कर हर वो पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से उसको बोर्ड के ऊपर नोट करती जाऊं। बेटा सबसे पहले यहाँ पर क्या चाहिए होता है? सबसे पहले यहाँ पर चाहिए होता है डिजायर्ड जीन। इसके अलावा यहाँ पर चाहिए होता है सिजर्स, और यहाँ पर चाहिए होता है नंबर 3 के ऊपर वेक्टर, और चौथी चीज चाहिए होती है यहाँ पर ग्लू। ठीक है, तो ये 4 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ RDNA मॉलिक्यूल। जो डिजायर्ड जीन है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, हमने या तो ग्रोथ हार्मोन उसको प्रोड्यूस करवाना है या हमने कुछ खास प्रोटीन को प्रोड्यूस करवाना है। फॉर एग्जांपल हमें इंसुलिन को प्रोड्यूस करवाना है, सॉर्ट ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, तो वो जो डिजायर्ड जीन है वो हमें कौन सी चाहिए? वो हमें चाहिए इंसुलिन की कोडेड जीन, यानी हमें DNA का वो पीस चाहिए, ठीक है, विच इज कोडेड फॉर इंसुलिन। बात समझ में आ रही है? हमें DNA चाहिए। लेट्स सपोज ये ह्यूमन DNA है और ह्यूमन DNA का दिस पार्ट इज कोडेड फॉर इंसुलिन प्रोटीन। अब हमें क्या करना है? हमें इस डिजायर्ड जीन के पीस को कट करके बाहर निकालना है। पूरा DNA नहीं बता रही, सिर्फ वो नाइट्रोजनस बेसिस जिसके ऊपर इंसुलिन प्रोटीन बनाने वाली इंफॉर्मेशन है उसको हमने कट करके निकाल लिया। तो हमें ये जीन क्या करनी है? इसको हमने क्लोन करवाना है, इसकी कॉपीज को प्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, उसके बाद है सिजर। अब ये जो सिजर होती है बेसिकली इसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अभी तक की अगर हम बात करें तो जो डिस्कवर हुए हैं वो हुए हैं 400। ये इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने जहन में रखनी है। ठीक है, 400 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। उसमें से जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले एंजाइम हैं, मोस्ट कॉमन यूज में जो आते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो हैं 20। और इसमें से एक एंजाइम का नाम होता है EcoR1। दिस इज द EcoR1। बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसके बारे में, MCQ करवाऊंगी तो वहां बताऊंगी। तो आपने याद रखना है EcoR1 क्या है। इट इज अ सॉर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और ये क्योंकि इस स्टेप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है इसलिए इसको मैंने कर दिया अलग। अब आपने क्या याद रखना है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड होता है एक साइट को आइडेंटिफाई करने के लिए। कौन सी साइट होती है, क्या कहते हैं उसको हम समझेंगे। रिस्ट्रिक्टेड है एक रिकग्नाइज्ड रीजन को फाइंड आउट करने के लिए, या जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, खास किस्म की नाइट्रोजनस बेसिस, उनको रिकग्नाइज करता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक तो इस रेफरेंसेस का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरा, ये क्या करता है? ये मोस्टली बैक्टीरियल सेल के अंदर मिलता है, नेचुरली पाया जाता है। गौर से सुनिएगा, ज्यादातर ये मिलता है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, नेचुरली पाया जाता है। और ये क्या काम करता है? जब भी बैक्टीरिया के ऊपर वायरस अटैक करते हैं तो वायरस के जीनोम को, वायरस के DNA को कट करने का काम करता है, क्लीव करने का काम करता है। जब वायरस का DNA ही मर जाएगा तो वायरस के अटैक का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये वायरस की ग्रोथ को बैक्टीरियल सेल के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर रहा है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद है बेटा वेक्टर। ठीक है, जो वेक्टर होता है इसको हम कहते हैं वेहिकल। जो भी हमारा डिजायर्ड जीन है, इस डिजायर्ड जीन को होस्ट तक लेकर जाने का काम, डिजायर्ड जीन को होस्ट तक लेकर जाने का काम किसका है? एक गाड़ी का है। और वो जो गाड़ी है उसका नाम क्या है? वेक्टर। ठीक है, वेहिकल। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।
अच्छा सॉरी, जस्ट 2 मिनट्स चाहिए थे इनके लिए। अच्छा 2531 बेटा, आई एम प्रोसीडिंग टूवर्ड्स दैट डिग्री। ठीक है, अभी जो है बनी तो नहीं हूँ, बट आई एम प्रोसीडिंग टूवर्ड्स दैट डिग्री। अच्छा, एंड नेट नॉट MBBS। ठीक है, अच्छा यहाँ देख लीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया, मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तक बताया। एंड आई सेड टू यू कि रिस्ट्रिक्शन क्यों कहते हैं। एक तो ये रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि ये क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक पैटर्न को। ठीक है, जैसे आपका जो NTS का टेस्ट है उसमें जब आपको आंसर स्क्रिप्ट मिलेगी, अगर आप उसमें सर्कल को बिल्कुल अच्छे तरीके से फिल कर आएंगे तो ही कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये कुछ खास सीक्वेंस को, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, उनको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। तो इसकी जो रिकॉग्निशन है वो रेस्ट्रिक्टेड हो गई, इसलिए हमने इसको क्या कहा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। या फिर ये क्या करता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर ये नेचुरली मिलते हैं। बारहा कह रही हूँ इसलिए बार बार इस लाइन को रिपीट कर रही हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। और आप खुद आइडिया कर सकते हैं, अगर 7 to 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं बायोटेक से तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी एक एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं और रेस्ट्रिक्ट करते हैं जब भी बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी वायरस अटैक करता है, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद मैं बात कर रही थी वेक्टर की, और वेक्टर के लिए मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा वेक्टर क्या है, वेक्टर है व्हीकल, गाड़ी का काम कर रहा है। किसके लिए गाड़ी का काम कर रहा है, जो भी फॉरेन जीन है। अब इसको हम काट कर निकालेंगे डिजायर्ड जीन और किसी और चीज के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इसकी इंसर्शन करेंगे तो बेटा क्या कहलाएगा, उस वक्त उस चीज के ऊपर ये डिजायर्ड जीन कहलाएगा फॉरेन बॉडी। ठीक है, फॉरेन जीन। तो ये जो वेक्टर है ये किसका काम कर रहा है, दिस इज वर्किंग एज व्हीकल। और किसके लिए व्हीकल का काम कर रहा है, जो भी फॉरेन जीन है उसको ये लेकर जाएगा और कहाँ तक पहुंचाएगा, डेस्टिनेशन होती है होस्ट सेल। ठीक है, इस फॉरेन जीन की डेस्टिनेशन क्या है, होस्ट बॉडी, होस्ट सेल। और ये जो होस्ट बॉडी है मोस्टली इसमें हम किसको यूज करते हैं, इसमें हम बैक्टीरियल सेल को एज होस्ट यूज करते हैं। गौर से सुनिएगा, जहन में रखिएगा, बैक्टीरिया के सेल को लाजमी तौर पर एज अ होस्ट यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि हम जितने भी रिसर्च के काम करते हैं वो सारे बैक्टीरिया के ऊपर करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर किसी भी जीन को इंसर्ट करना बहुत ही आसान काम है। ठीक है, इसलिए मोस्टली बैक्टीरिया यूज होते हैं एज अ होस्ट सेल। अब दूसरी चीज यहाँ पर देखिएगा, वेक्टर में आपको मिलेंगे, यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, वेक्टर, वेक्टर आप यूजुअली 2 तरह के यूज करते हैं, आपसे मुराद रिसर्चर्स। ठीक है, कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं, वन इज प्लाज्मिड। अभी तक जितना भी रिसर्च में वेक्टर को यूज किया गया है, या तो प्लाज्मिड को यूज किया गया है या फिर बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। एंड दिस फेज हैज स्पेसिफिक नेम, दैट इज लैम्डा फेज। ठीक है, इस फेज को हम क्या कहते हैं, लैम्डा फेज। फिर उसके बाद है प्लाज्मिड, मोस्टली हम प्लाज्मिड को यूज करते हैं। ठीक है, 85% क्या यूज किया जाता है, प्लाज्मिड। आपने बैक्टीरियल सेल पढ़ा होगा, डॉक्टर इरफान ने पढ़ाया होगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको मिलता है एक्स्ट्रा बायोटिक रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, इसका बैक्टीरिया की जेनेटिक इंफॉर्मेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। सिर्फ ये क्या काम करता है, कुछ एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को शो करता है, या एक दो इंफॉर्मेशन और होती है। तो मोस्टली इसके ऊपर किसकी इंफॉर्मेशन होती है, एक एंटीबायोटिक है एम्पिसिलिन, आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, आप सबको पता है एम्पिसिलिन का। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ये इंफॉर्मेशन इसके ऊपर कहाँ मौजूद होगी, इस प्लाज्मिड के ऊपर। फिर दूसरी चीज मैंने आपसे क्या कहा, प्लाज्मिड ज्यादातर कहाँ पर मिलेगा आपको, प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरियल सेल के अंदर। लेकिन बेटा कभी कभार ये मिलता है कहाँ पर, यूकैरियोट्स के अंदर भी। और यूकैरियोट्स में ये कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है कुछ फंगा
ईस्ट के अंदर, यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। फेज कौन सा है? लैम्डा फेज है। स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिएगा। जितने भी नाम बताए हैं, इको R1 है या क्या दूसरे, ये सारी चीजें याद रखिएगा। इसी तरह से ठीक है। लर्निंग आउटकम की फॉर्म में 2 पेजेस मिलेंगे बायोटेक में स्टार्ट में, उनको जरूर पढ़िएगा। I am leading towards my MPhil program. Why bacterial cell is used as a host? अच्छा, मैं बिल्कुल बता देती हूँ बेटा। बैक्टीरिया के सेल के ऊपर काम करना आसान है, बैक्टीरियल सेल के ऊपर इंसर्ट करना आसान है। रखिएगा, मैं बाद में देखती हूँ। बैक्टीरियल सेल के ऊपर इंसर्शन करना बहुत आसान है, किसी भी जीन को एंटर करना या किसी भी जीन को बाहर निकालना आसानी से बैक्टीरिया जो है उसको ले लेते हैं, इसलिए हम बैक्टीरिया के ऊपर काम करते हैं। No, I am not on FB, even I'm not on Messenger 1842. I am trying to do something and trying hard, but so sorry for that.